भाइयों बहनों, दोस्तों, मोदी जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। शंकर के त्रिशूल पर टिकी काशी, मां गंगा के तट पर बसी काशी, बुद्ध की तपस्थली काशी, रानी झांसी और कबीर की जन्मस्थली काशी, महामना मदन मोहन मालवीय और शिव प्रसाद गुप्त की कर्मस्थली काशी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद की काशी, किशन महाराज और बिस्मिल्लाह खां की काशी में मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मंच पर जो लोग विराजमान हैं उन सब से मेरा आग्रह है कि माल्यार्पण करके माननीय मोदी जी का स्वागत करें। इसके पहले कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आवाहन करूं, मैं शहर दक्षिण के प्रत्याशी नीलकंठ तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि वो हस्तकरघा निर्मित अंग वस्त्रम से माननीय का स्वागत और अभिनंदन करें। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो हम सबको आशीर्वाद दे और अपने विचारों को आपके बीच में रखे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान श्यामदेव राय चौधरी जी, यहां के मेयर श्रीमान राम गोपाल मोहले जी, शहर के अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि जी, चुनाव के संयोजक श्रीमान अशोक धवन जी, पूर्व शहर अध्यक्ष श्रीमान टी.एस. जोशी जी, सह संयोजक श्रीमान दयाशंकर दयालु जी और वाराणसी दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के युवा उम्मीदवार श्रीमान नीलकंठ तिवारी जी और विशाल संख्या में पधारे हुए काशी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज तो काशी ने कमाल कर दिया। जब चुनाव घोषित हुआ अनेक स्थानों पर जाने का मुझे अवसर मिला।
और आज जब इस काशी की पवित्र धरती पर मेरे कार्य क्षेत्र में आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला है, तब एक बार आप सब हमारी साथे जोर से बोली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की। ऐजा उपस्थित सब लोगन के हमार प्रणाम बा। हम आईनी यहाँ तो बाबा विश्वनाथ दर्शन करके फिर से सौभाग्य मिलल हा, और एक के अलावा काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन भी पहली बार भइल हो, और ये दोनों सौभाग्य हमके आप लोगन की आशीर्वाद से ही प्राप्त होइल हा। ऐसे काशी के सब गुरुदेवन के हमार प्रणाम बा। भाइयों बहनों, अब आप मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि मुझे यहां से सीधा एयरपोर्ट जाकर के दिल्ली के लिए प्रस्थान करना है। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का और काशी बीजेपी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आप सबके दर्शन का अवसर दिया। पार्टी की इच्छा थी कि मैं बनारस लोकसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करूं। मैंने पार्टी को विनती की कि काशी मेरा लोकसभा का क्षेत्र है, मैं आऊं या ना आऊं, आप तो चुनाव जीतने ही वाले हो, लेकिन यहां के सांसद के नाते, यहां के जनप्रतिनिधि के नाते जनता जनार्दन के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिलना चाहिए। मेरे मन में एक और कसक भी बड़े दिनों से पड़ी थी। जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, नामांकन भरने के लिए आया, मैं यहां के लिए नया था। मेरे लिए बहुत आवश्यक था कि मैं पूरे क्षेत्र में कम से कम एक बार भ्रमण करूं, लेकिन पूरे देश का जिम्मा इतना बड़ा था कि वो संभव नहीं था। तो तय किया था कि जिस दिन मैं नामांकन भरने जाऊंगा,
उसी दिन वहीं पर एक रैली करूंगा और बाद में मतदान के 1-2 दिन पहले आकर के एक आध 2 स्थान पे जाऊंगा। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा, शायद हिंदुस्तान में मैं एक पहला व्यक्ति ऐसा था जो चुनाव लड़ रहा था, यहीं से चुनाव लड़ रहा था। लेकिन उस समय के इलेक्शन कमीशन ने, यहां के इलेक्शन कमीशन जो अधिकारी थे, उन्होंने मुझे सभा नहीं करने दी थी। नामांकन के बाद जो रैली करनी थी, पहले परमिशन दी थी, तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन पता नहीं उन पर क्या दबाव आया, उन्होंने मेरी रैली कैंसिल कर दी। अब मैं नियमों का पालन करने वाला इंसान रहा हूं, मैं हाथ जोड़ करके चला गया। जब मतदान के दिन थे, 1-2 दिन पहले समय मांगा, तब भी इलेक्शन कमीशन ने काशी में मुझे जनसंपर्क करने से मना कर दिया, सभा करने से मना कर दिया। तब से मेरे मन में कसक थी कि काशी ने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया, मैं जनसंपर्क नहीं कर पाया, अपनी बात कभी नहीं बता पाया, उसके बावजूद भी काशी के लोगों ने मुझ पर इतना प्यार बरसाया, इतने आशीर्वाद दिए और भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाया। और तब से मैं चाहता था कि मैं समय निकाल करके काशी की जनता के दर्शन करने का अवसर लूंगा। और लोकतंत्र का ये पर्व, चुनाव, इससे बड़ा कोई मौका नहीं होता है। तो मैंने पार्टी से आग्रह किया कि मैं जरा ज्यादा समय काशी में लगाना चाहता हूं, हर किसी के दर्शन करना चाहता हूं। और आज जब भोले बाबा के पास जा रहा था, जब काल भैरव के चरणों में जा रहा था, तो खुली जीप में निकला। और जिस प्रकार से आपके दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला, मैं काशी वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज तो मैं वापस जाऊंगा, लेकिन कल शाम फिर से आऊंगा। और कम से कम एक रात तो रुकना चाहिए, तो कल मैं रुकने वाला भी हूं। नरेंद्र मोदी भले प्रधानमंत्री हो, भले सांसद हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता भी है। जब हजारों कार्यकर्ता, हर उम्र के कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हो, तो मुझे भी कंधे से कंधा मिला करके कुछ घंटे उनके साथ काम करना चाहिए। एक कार्यकर्ता के नाते मेरी आदत भी तो बनी रहनी चाहिए ना, मेरी आदत भी तो बिगड़नी नहीं चाहिए। और इसलिए मैं काशी में अपने भीतर के कार्यकर्ता को जिंदा रखने का हमेशा अवसर खोजता रहता हूं, और वो अवसर आपने मुझे दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, काशी मेरे लिए एक सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। मुझे काशी के लोगों ने भी चुना था, बड़ौदा के लोगों ने भी चुना था।
मैं काशी छोड़ करके वडोदरा का एमपी बन सकता था, लेकिन मैंने काशी को अपना कार्यक्षेत्र इसलिए बनाया है कि दुनिया का, मानव इतिहास का ये सबसे पुराना नगर, उसकी शान शौकत कैसे वापिस आए। उसकी आन बान शान फिर से एक बार कैसे चतुर्दिशा में चमकने लगे, और उस काम में काशीवासी तो बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर मैं भी एक गिलहरी की तरह कुछ कर पाऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, इस भाव से मैं आया। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मुझे यहां बार बार खींच करके ले आता है। और ऐसी नगरी मैं एक बार अमेरिका में बोस्टन शहर में गया था, तो वहां के एक यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम करके मैं निकला, तो वहां जो मेरे यजमान थे उन्होंने मुझे एक गली दिखाई बोस्टन में, और उन्होंने कहा कि इसको बोस्टन का काशी कहते हैं। अमेरिका के बोस्टन शहर में एक गली, वहां के लोग इसको काशी के नाते जानते हैं, और बोले यहां पर गुरु शब्द कॉमन है। प्रोफेसर के लिए, टीचर के लिए गुरु शब्द कॉमन है, और वो काशी के साथ हमें जोड़ता है। ये जब सुनते हैं तो कितना गर्व होता है भाई, कितना गर्व होता है। ये शहर सिर्फ लोग रहते हैं, नगर है, रास्ते हैं, इतना नहीं है। काशी अपने आप में मानव जात के लिए एक संदेश है, मानवता का प्रतीक है। और वो काशी हमें सबने मिलकर के एक उत्तम काशी बनाने की ओर कोशिश करनी है। जब से एक सांसद के नाते आपने मुझे काम दिया है, आपने देखा होगा हर बार कोई न कोई नया प्रकल्प लगाए रखता हूं मैं। अनेक प्रकार से काम कर रहा हूं, क्योंकि आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया है, और मैं सेवा करके धन्यता अनुभवता हूं। भाइयों बहनों, ये शहर मां गंगा है, भोले बाबा है, अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं, ऐतिहासिक महापुरुषों की गाथाएं जुड़ी है, सांस्कृतिक महापुरुषों की गाथा जुड़ी है, बुद्ध से लेकर के अब तक अनेक जीवनों से ये धरती जुड़ी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे लिए काशी की ये जो आत्मा है, उस आत्मा को तो बनाए रखना है, लेकिन काशी का कायाकल्प भी करना है। भाइयों बहनों, बनारस शहर वो ऐसा शहर जिसमें विरासत भी हो
वाईफाई भी हो, वहां सांस्कृतिक चेतना भी हो, वहां सफाई भी हो। ऐसा हो मेरा बनारस, जहां आध्यात्मिक पहचान भी हो तो आधुनिकता की अनुभूति भी हो। गंगा मां जैसे बहती रहती हैं, वैसे मेरा बनारस भी उसमें कभी ठहराव न हो। युगों को अपने आप में समेटी हुई मेरी ये काशी आने वाले युगों के लिए एक नई मिसाल बनके विकसित होती रहे, इन सपनों को लेकर के काम करना है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, काशी के विकास के लिए जब मैं आया, कई वर्षों से, जब अटल जी की सरकार थी तब से रिंग रोड की चर्चा चल रही थी। लटका पड़ा हुआ था कि नहीं पड़ा हुआ था, अटका पड़ा था कि नहीं पड़ा था। रिंग रोड का काम चालू हो गया कि नहीं हो गया? आप मुझे बताइए, जिस दिन ये रिंग रोड पूरा हो जाएगा तब काशी के जीवन में कितनी सुविधा होगी, ट्रैफिक में कितनी समस्याओं का समाधान होगा कि नहीं होगा? भाइयों बहनों, एयरपोर्ट पे दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं, और काशी आने तक का रास्ते का हाल क्या था? आज 4 लेन का काम तेजी से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? शानो शौकत बदल रही कि नहीं बदल रही है? आपको दिखता है? दिखता है? अखिलेश जी को नहीं दिखता है। ये हमारे शहर का अंधरा पुल, कितने सालों से अंधरा पुल की बातें होती थी, काम हो रहा था क्या? हमने करके दिखाया कि नहीं दिखाया? भाइयों बहनों, काशी जितना पुराना है, लेकिन उसमें रुकावट बनती है जब आसमान में देखते हैं चारों तरफ तार लटकते हैं। लटकते हैं कि नहीं लटकते हैं? और जब मैं चुन करके आया तो प्रबुद्ध नागरिकों के बीच मेरा एक कार्यक्रम था, और उस दिन मैंने कहा था कि मैं ये तारों का जो झुंड है उससे काशी को मुक्ति दिलाऊंगा। अंडरग्राउंड केबल का काम चल रहा है, करीब 600 करोड़ रुपया तो लगा चुके हैं। 104 किलोमीटर केबल का काम हो चुका है। 8000 घर ये लटकते हुए तारों से मुक्त हो चुके हैं। अभी 300 किलोमीटर मुझे पूरा करना है। 300 किलोमीटर, 1 लाख परिवारों को उसका सीधा लाभ मिलने वाला है। ये जो यहां बिजली की सारी व्यवस्था है, 40-42% टीएनडी लॉस है, ट्रांसमिशन का लॉस है उनका, 40-42%। इसका मतलब हुआ कि जो ईमानदार लोग हैं इनको सजा हो रही है, उन पर टैक्स ज्यादा लगता है इस लॉस के कारण। ईमानदार का गुनाह क्या भाई? आपकी अव्यवस्था की सजा ईमानदार नागरिक भुगते, मध्यम वर्ग का नागरिक भुगते। ये सारा काम हो जाएगा तो ये लाइन लॉस भी एकदम नीचे आ जाएगा, और बिजली 24 घंटे मिलेगी, ये मैं आपको वादे से कहता हूं।
अब मुझे बताइए, काशी में बिजली 24 घंटे मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं, मुझे गंगा की सौगंध खाने की जरूरत है क्या? देखिए, कोई ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन ईश्वर की ताकत तो होती है कि नहीं होती है? जो रोज झूठ बोलते थे, रोज झूठ बोलते थे, आज जब वो मंदिर जा रहे थे उसी समय बिजली चली गई। ईश्वर ने सबूत दे दिया कि नहीं दे दिया? अब मुझे देने की जरूरत है? आपको देने की जरूरत है? अरे भोले बाबा ने खुद ने पर्चा दिखा दिया। भाइयों बहनों, बनारस की गलियां, ये बनारस की शान और शौकत है। उसका अपना एक महात्मा है। करीब 34 करोड़ रुपए लगा करके इन गलियों की मरम्मत का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर ये समस्याओं का स्थायी समाधान करता है। हमारा रेलवे स्टेशन इलाहाबाद से काशी तक की लाइन में वृद्धि करने का प्रयास, काशी से जुड़े तीनों रेलवे स्टेशन का विकास, प्लेटफॉर्म पर अधिक लाइनें लगाने का विस्तार, ये सारे काम आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? भाइयों बहनों, रेलवे में जिस गति से काम हो रहा है, और हमारे मनोज सिन्हा जी काफी ध्यान देते हैं उस पर, पूरी विस्तार से उसका काम करते हैं। और उसका कारण, भाइयों बहनों, मैंने जैसे रास्तों का कहा, बनारस से आजमगढ़, बनारस से गोरखपुर, बनारस से सुल्तानपुर, बनारस से औरंगाबाद, करीब करीब 10,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट काम चल रहा है। भाइयों बहनों, जब ये काम पूरा होगा तब वो काम कितना शानदार होगा, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। बनारस में बिजली के लिए ये भी जरूरी है कि ट्रांसमिशन के लिए सबस्टेशन होना जरूरी है। सबस्टेशन की ओर हमने काफी ध्यान दिया है और उसका लाभ होगा। मैं काशी वासियों को एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। पिछली बार जब मैं आया था, मैंने कहा था कि हमने एलईडी बल्ब लगाना चाहिए। हर परिवार में 200, 500, 1000, 2000 रुपए की बचत होगी। बल्ब की उम्र ज्यादा होगी और उसका प्रकाश मन को भाने वाला होगा। इतने कम समय में बनारस के नागरिकों ने 9 लाख से ज्यादा एलईडी बल्ब लगा दिए। बहुत बड़ा काम किया है। और सरकार में फर्क क्या होता है? अब ये एलईडी बल्ब मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद आया है क्या? ये मोदी ने खोज की है क्या? एलईडी बल्ब तो कई वर्षों से पहले खोजा गया। पुरानी सरकार को भी पता था एलईडी बल्ब का, ऐसा नहीं था कि अज्ञान था। लेकिन तब एलईडी बल्ब की कीमत हुआ करती थी 350, 400 रुपया। जब हमारी सरकार बनी तो हमने जरा बल्ब वालों को बुलाया। हमने कहा, बताओ भाई क्या बात है, सच्चा बताओ कितना खर्चा होता है।
बोले साहब ज्यादा ऑर्डर मिल जाए तो थोड़ा कम होगा। मैंने कहा सच बताओ जरा, कितना मुनाफा कमाते हो? नहीं, बोले कोई ज्यादा मार्केट नहीं, क्या कमाएंगे, अभी तो खर्चा पानी निकलता है। मैंने कहा अरे ऐसा नहीं, सच बताओ। आज वो एलईडी बल्ब जो 350-400 रुपया था, 50 से 80 रुपये के बीच में आज एलईडी बल्ब मिलता है भाई। और देश में करीब 21 करोड़ एलईडी बल्ब लग चुके हैं और एलईडी बल्ब लगने मात्र से 11,000 करोड़ रुपया उपभोक्ताओं का बच रहा है। जो बिजली का उपयोग करते हैं उनकी जेब में वो पैसा बच रहा है भाई। अब गरीब के घर में 200-250 रुपया बिजली का बिल कम आएगा तो अपने बच्चों को दूध पिलाएगा कि नहीं पिलाएगा? वो बच्चों का स्वास्थ्य का लाभ होगा कि नहीं होगा? अगर मेरे देश का बच्चा तंदुरुस्त होगा तो मेरी हिंदुस्तान की आने वाली कल भी तंदुरुस्त होगी कि नहीं होगी? भाइयों बहनों, काम कैसे होता है? टुकड़ों में काम करने से काम नहीं होता। विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लगता है, तब जाकर के भाइयों बहनों, आपने देखा होगा गंगा आरती के लिए कितने लोग आते हैं। अब जब से वहां एलईडी की रोशनी लगा दी है, कितना लोगों को मन को भाने लगता है वो दृश्य। कितना अद्भुत दृश्य निर्माण हो गया है। ब्यूटिफिकेशन की दृष्टि से भी कितना उत्तम काम हो रहा है। काशी ये टूरिस्ट प्लेस भी है, यात्रा का धाम भी है। यहां की हर चीज में एस्थेटिक सेंस होना चाहिए। आने वाले व्यक्ति को नयापन महसूस होना चाहिए। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से वो बाहर की कुछ नई अनुभूति करे, और ये हमें करके दिखाना है। ई रिक्शा के द्वारा पॉल्यूशन को कम करने का प्रयास, ई बोट के द्वारा गंगा जी में पॉल्यूशन को रोकने का प्रयास, एक के बाद एक ऐसे काम हुए हैं जिसके कारण काशी की शान और शौकत जिसे बनाने में आप लगे हैं, मैं भी आपके साथ जुड़ गया हूं। भाइयों बहनों, बनारसी साड़ी कौन नहीं जानता है, लेकिन मेरे बुनकर भाई, उनके लिए एक आधुनिक व्यवस्था विकसित करना, मॉडर्नाइज करना, उस पर तेजी से काम चला। 7 कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए। उनके काम को एक एग्जिबिट करने की जगह मिल जाए, उत्तम प्रकार का वैश्विक स्तर का यहां म्यूजियम बन चुका। आधा हिस्से का उद्घाटन मैं कर चुका हूं, आधे पर काम चल रहा है। लेकिन वो यहां के जीवन को, यहां के छोटे छोटे कारीगरों को किस प्रकार से जीवन में बदलाव करेगा, उस दिशा में आप भली भांति देख सकते हो भाई बहनों। मेरा कहने का मतलब यही है कि चाहे रेल हो, रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, भविष्य की दृष्टि से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, गैस पाइपलाइन का नेटवर्क, सीवरेज की व्यवस्थाएं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, 500 करोड़ रुपया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लगाया है। काशी को साफ करके रहना है दोस्तों, सफाई करके रहना है। 8 तारीख को तो आप करने ही वाले हो। पूरा उत्तर प्रदेश करने वाला है जी। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे काशी वासियों से भी, बनारस के लोगों से कई सुझाव आते रहते हैं, अपनेपन से आते रहते हैं। विकास के नए नए विचार आ रहे हैं। यहां के नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, टूरिज्म का एक बहुत बड़ा क्षेत्र विकसित हो, उस पर हम बल देकर के आगे बढ़ना चाहते हैं।
जिसको आधुनिक से आधुनिक व्यवस्थाएं कहे, वो व्यवस्थाओं से बनारस को हमें सज्ज करना है। और बनारस इस पूरे पूर्वी भारत का हेल्थ केयर का एक बहुत बड़ा हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर, बनारस और इलाहाबाद तीनों पर आरोग्य की दृष्टि से एक पूरी व्यवस्था विकसित कर रहा हूं मैं। ट्रॉमा सेंटर, कैंसर अस्पताल, 600 बेड का प्राइवेट अस्पताल, गोरखपुर में एम्स, इलाहाबाद में अस्पताल का आधुनिकीकरण, एक प्रकार के हेल्थ सेक्टर को मूलभूत रूप से, जिसका पूरे देश में एक बदलाव लाने का, अभी आपने देखा होगा अखबार में, पहली बार देश में 4000 सीट पीजी स्टूडेंट के लिए हमने नई घोषित कर दी। एक साथ 4000 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों की तैयारी के लिए मौका मिलेगा। जितनी बड़ी मात्रा में प्रोफेसर तैयार होंगे मेडिकल क्षेत्र के, उतनी बड़ी मात्रा में भारत की आवश्यकता के अनुसार 5 साल में डॉक्टरों की एक चेन चल पड़ेगी। उस पर हम काम चल रहे हैं। हम स्वच्छता के अभियान को भी हेल्थ की दृष्टि से महत्व दे रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। अस्पताल बनाना, डॉक्टरों का ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर मिले, उसके लिए मेडिकल कॉलेजेस को बल देना, और पेशेंट को सस्ती दवाई मिले। अमृत योजना के तहत करीब 70% दवाइयों में रियायत सरकार की तरफ से मिलती है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत मैंने एक दिन अभी सोशल मीडिया में देखा, एक व्यक्ति ने पुराने अपने सारे बिल रखे थे और ये नई सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जन औषधि बनाया, उसका बिल रखे थे, सारा सोशल मीडिया में रखा है। और उसने लिखा है कि पहले मुझे दवाई का खर्चा मेरे मां बाप के लिए करीब 6700 रुपया होता था, और आपकी ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना बनी है, वही दवाइयां मेरे मां बाप को मिल रही है और मुझे खर्चा सिर्फ 700 रुपया आता है। अभी आपने देखा होगा कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ये प्रमुख बीमारियां, 800 दवाइयों के दाम सरकार ने कम करवा दिए। जो दवाई 30,000 रुपए में गोली बिकती थी, 3,000 में बेचने के लिए मजबूर कर दिया। जो दवाई 80 रुपए में बिकती थी, वो 12 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। हार्ट अटैक आता है, स्टेंट लगवाना पड़ता है, डॉक्टर कहता है नली में खून जाने का रास्ता बंद हो गया है, उसको खोलना पड़ेगा, अंदर कुछ डालना पड़ेगा। इधर की तरफ उसको वो लोग छल्ला बोलते, छल्ला, हृदय में बोले छल्ला लगाना पड़ेगा। हमारे देश में 45,000 रुपया लेते थे, और बाहर का लाओ तो 1.25 लाख, 1.5 लाख। मैंने बनाने वालों को बुलाया, मैंने कहा बता इधर आओ, इतने रुपये काहे लेते हो? वहां भाइयों बहनों उनसे चर्चा की। अभी 15 दिन पहले आपने देखा होगा, हृदय रोग की बीमारी के लिए जो 45,000 रुपया लगता था, वो छल्ला अब 7,000 रुपये में बेचने के लिए मजबूर कर दिया उनको। जो 1.25 लाख, 1.5 लाख में बिकता था, वो 25-27 हजार में मिल जाएगा। मध्यम वर्ग का आदमी, उसकी जो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो जाएगी। भाई, अगर हम सामान्य मानवी के जीवन में अगर बदलाव लाना चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, हमने एक एक चीज को करना होगा। मैं हैरान हूं, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से सरकार चला रहे हैं। भारत सरकार पैसे देती है, लेकिन इनमें वो उतनी क्षमता भी नहीं है कि इन पैसों का सच्चे अर्थ में उपयोग करके सरकार को हिसाब दे। हिसाब भी नहीं दे पाते। अब भारत सरकार में हमारा आग्रह है कि भाई जितना ले गए हो हिसाब दो और नया ले जाओ। वो हिसाब देते नहीं है। हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देते हैं।
आप हैरान होंगे, ओपन डेफिकेशन फ्री शौचालय बनाने का बड़ा अभियान, खुले में लोग शौच न जाए, इस देश के 500 शहरों ने अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश ऐसा है, श्रीमान अखिलेश जी, एक भी शहर 500 में उत्तर प्रदेश का नहीं है। शर्म आती है हमें। क्यों? सरकार पैसे दे रही है, भारत सरकार पैसे दे रही है, लेकिन वे सरकारी मशीन में जो जान भरनी चाहिए, काम लेना चाहिए, योजना बनानी चाहिए, नहीं, मेरे तेरे करते रहो, बात चलती रहे, चुनाव जीत जाओ, और क्या। सारी बर्बादी का कारण ये चुनाव की सोख्तेबाजी है। अरे जनता जनार्दन की सेवा करो, अपने आप चुनाव के नतीजे आते रहते हैं, इसकी काहे को इतनी चिंता करके चलते हो। लेकिन नहीं, दिन रात वही हिसाब लगाते रहना, और उसका परिणाम है कि जनता की भलाई का काम होता नहीं। गंगा की सफाई, हमारी एक मीटिंग हुई, उसमें तय हुआ कि आप प्रदूषण फैलाने वाले, एनवायरमेंट को नुकसान करने वाली जितने इंडस्ट्री हैं, जो अपना कूड़ा कचरा गंगा जी में डालते हैं, उनको जरा नोटिस तो दो, पूछो तो सही। कॉमन एफ्लुएंट प्लांट बनाने के कुछ कहो, भारत सरकार पैसे देगी। ये चुनाव के हिसाब किताब में किसी को नोटिस देकर के ठीक करने के लिए तैयार ही नहीं है। भाइयों बहनों, जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं, गंगा के तट पर जो सरकारें हैं, उन सरकारों ने जिम्मेवारी लेनी होगी। भारत सरकार धन मुहैया कराएगा, भारत सरकार योजना बनाएगा, लेकिन लागू करने के लिए आप लोगों को हाथ बटाना पड़ेगा। लेकिन मैं हैरान हूं, ये उनकी प्राथमिकता में नहीं है, उनके लिए इसका महत्व नहीं है। अगर ये मानसिकता रही तो उत्तर प्रदेश को लगातार हम पीछे छोड़ते चले जाएंगे। यहां के नौजवानों के रोजगार के लिए कितनी बड़ी संकट पैदा होगा। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का इतना बड़ा राज्य, उसको हम तबाह नहीं होने दे सकते। और यहां के सांसद के नाते, और मैं भारतीय जनता पार्टी को अभिनंदन देता हूं, उत्तर प्रदेश इकाई को, उन्होंने जिस प्रकार से मैनिफेस्टो बनाया है, संकल्प पत्र घोषित किया है, समाज के हर तबके के लिए विकास का निश्चित लक्ष्यांक है, योजना है, रोड मैप है, और हर किसी के जीवन में बदलाव लाने की व्यवस्था है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के जीवन में एक नया बदलाव लाएगी। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो काशी के लिए मेरे जितने सपने हैं, कोई रुकावट नहीं आएगी, मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, हमें काशी की जो विशेषताएं हैं, उसको बनाते हुए आगे चलना है, बनाए रखते हुए आगे बढ़ना है। मैं आज फिर एक बार काशी वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कल दोबारा आने वाला हूं, कल भी लोगों के दर्शन करूंगा, कल भी एक जनसभा को संबोधित करूंगा, कल रात को रुकूंगा भी, अपनों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच जो दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, मैं भी कुछ समय आपके बीच रह करके काम करूं। मेरी इस भावना को बनारस बीजेपी ने स्वीकार किया, मुझे मौका दिया, मैं आभारी हूं। आप लोगों से मेरा आग्रह है, विजय निश्चित है, विजय निश्चित है, सरकार बनने वाली है, लेकिन
चुनाव ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है, उत्सव होता है। हम सबका दायित्व है अधिकतम लोग मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, ये लोकतंत्र में हर किसी की जिम्मेवारी है। इस बात को हम आगे बढ़ाएं, लोकतंत्र को ताकतवर बनाएं। लोकतंत्र ताकतवर होगा तो बनने वाली सरकारें भी ताकत के साथ काम करने में जुट जाएगी। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि वो धन्यवाद प्रकाश करें। प्रदीप अग्रवाल जी। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी, मां गंगा के पावन तट पे बसी काशी, जिसकी रक्षा शहर कोतवाल बाबा काल भैरव स्वयं करते हों, ऐसी अपनी काशी में काशी के यशस्वी सांसद और देश के प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं